सीएनसी में आप सभी का खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। G7 समिट के हवाले से बात करेंगे। जिस तरीके से आप सब जानते हैं 15 से 17 जून के दरमियान G7 समिट जो है वो फ्रांस में मुनक्किद किया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस समिट के हवाले से बताएगा कि ये समिट जो चला, आप इस वक्त यूरोप में है, किस तरीके का समिट रहा, क्या कुछ जो है मुद्दे इसमें उठाए गए और क्या बातचीत जो है इन ममालिक के दरमियान हुई। सुलेमान जी, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं यहाँ अभी यूरोप में हूँ। G7 यहाँ चल रहा है। आज लास्ट डे है G7 का और शाम को तक काफी मीटिंग है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी मिलेगा बिल्कुल सर। ट्रम्प से। और कहाँ यहाँ ट्रेड की बात होगी, आईटी के ऊपर बात होगी, बढ़ती जो इन्फ्लेशन है उस पर बात होगी। G7 बनाया इसलिए था 7 कंट्रियों ने रलके, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, ये 7 कंट्री थी जो G7 बना था। और ये इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में की वेनिस में। बिल्कुल सर। 1980 में ये G7 की जो नींव पत्थर रखी गई है, नींव पत्थर जो 22 तारीख को जून में रखी गई थी वेनिस में। सो इसका कारण ये था कि जो बढ़ती इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसके ऊपर 7 मेंबर, 7 कंट्री, इसलिए इसका नाम G7 मीन ग्लोबल, और 7 कंट्री रल के इन्होंने शुरुआत की। जो नरेंद्र मोदी है वो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जो G7 के अंदर वो नहीं है। सबसे पहले ये बता दें, जो इंडिया में न्यूज चल रही है, इंडिया में मीडिया बना रहे हैं कि G7 में नरेंद्र मोदी को मेंबरशिप नहीं है। G7 इज विजिटर। आप विजिट करने के लिए कंट्री को जो उनको बुलाते हैं। और कंट्री काफी आई हैं उसके अंदर, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। बिल्कुल सर। मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं एक दूसरे को, तो फॉर ये कनेक्शंस, एक उनको जो बिजनेस एक्सचेंज, ग्लोबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इसलिए G7 है। इसके जो फाउंडर है, 7 कंट्री हैं, 7 मेंबर हैं, वही रहेंगे। लेकिन उनको विजिट करने के लिए जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उनको बुलाया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये बड़ी बात है कि 2 साल के 18 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। जब हमने तस्वीरों में भी देखा तो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही थी। बिल्कुल सर। समथिंग रॉन्ग समवेयर। बढ़ती टैरिफ की जो दूरियां हैं, जब उस हवाले से देखा जाए, कुछ पर्सनल भी इशू है, ट्वीट्स भी हैं, जो टैरिफ भी लगाया है, या कुछ और इशू है। ये हमारे सबसे पहले जो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी, होदी मोदी हुआ, इंडिया में भी हुआ, ट्रम्प फॉर सब ये ह्यूस्टन में भी नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में भी गया। तो ये बढ़ती दूरियां, अभी 18 महीने की दूरियां, अभी आज इनका लास्ट डे है G7 के, बैठेंगे। आई थिंक एक दूसरे को इनविटेशन भी देंगे आने जाने का, कंट्री इनका एक्सचेंज होगा। काफी ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर काफी असर पड़ेगा, शेयर मार्केटिंग भी उस पर पड़ेगा असर। इंडिया में सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि जो हमारा आईटी का स्ट्रॉन्ग है, आईटी में भी हमारे बच्चे अच्छे हैं इंडिया में, और एआई का जमाना है। तो ये अभी पंचुटी है इंडिया के लिए। अभी नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, देखो अभी क्या लेके आते हैं, क्या उनको देते हैं कि जहाँ फिर लेकिन तस्वीरों में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े से अलोन फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे। वहां अनकॉन जो खड़े थे, वो थोड़े से नरेंद्र मोदी भी वहां कोई इतने जैसे एक्सचेंज होता है, जैसे फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर का, वो लग रहा था कि बेबी सिटिंग कर रहा है, बेबी सिटिंग कर रहा है, बेबी सिटिंग। तो दिस इज नॉट राइट फॉर कंट्रीज एंड ट्रेड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा ठीक। जी सुलेमान जी। सर, यूक्रेन जो जंग चल रहा है, इस हवाले से क्या अहम फैसले जो है इस समिट में लिए गए हैं? जो सबसे बड़ी जंग चल रही है, इतने साल हो गया यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है, कि कोई किसी को तो नीचे आना पड़ेगा। जैसे अभी ईरान और अमेरिका और के बीच में भी चल रही थी, और
गाजा में भी चल रही है, दूसरी बिल्कुल कंट्री सर। में भी चल रही है, जैसे इजराइल में भी चल रही है, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल की थी। इजराइल की लड़ाई थी, अमेरिका बैकअप में आ गया, बिल्कुल लेकिन सर। अमेरिका आगे हो गया, इजराइल पीछे चला गया। किसी को आगे आके किसी को, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसका पे तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये पीस डील हो रही है, अच्छी बात है, पीस होना भी चाहिए, अरब कंट्री को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इतने साल हो गए हैं, इतनी लड़ाई लड़ी है, इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है। जितना मर्जी बोल रहे हैं हम कि इकोनॉमी पे असर नहीं गया है, हमारा तेल का फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, एयरलाइन टिकट बढ़ गई, वहां के लोगों की कारोबार, जो ट्रक एंड फ्यूल्स एंड टैक्सीज जो इंडिया में हो, जहाँ अमेरिका की बात कर लें हम, जितनी मर्जी हम कर लें कि अमेरिका अभी अच्छा है, अमेरिका में सब कुशल मंगल है, ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमेरिका में भी, इंडिया में भी, एशिया में भी इसका असर सभी जगह पे पड़ा है, और ये असर जो पड़ेगा ये आपके कंधों पे, मेरे कंधों पे, अवाम के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। सर। ये किसी की प्राइम मिनिस्टर मोदी या डोनाल्ड ट्रंप या फ्रांस का इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इनको तो अपना रोजगार इनका चल रहा है। ये असर पड़ेगा आपके लोगों के और हमारे जैसे लोगों के ऊपर, कि सभी प्राइस बिल्कुल ऊपर सर। चली जाएंगी, और ये लोगों के ऊपर पड़ेगा। वो ट्रैवल का जो लोग जाते थे, सामान इधर उधर लेके जाते हैं, आते हैं, उसके ऊपर पड़ेगा। जी सर, सुरेश। मशरकी वस्ता में जो जंग चल रही थी उस हवाले से G7 ममालिक का क्या कुछ कहना था, जिसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पीस का भी ऐलान किया था? बिल्कुल, पीस तो अभी होगी है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दिया है। अभी डॉक्यूमेंट्स जो जेडी बैंस ने बोला है, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने हवाले से बोला है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स, डील जब हमारी हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिश भी करेंगे। तो आप मीडिया में भी देखेंगे कि उसमें ऊपर क्या टर्न एंड कंडीशन लगाई है। सबसे पहले ईरान को जो न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने देंगे, नहीं उसको बनने देंगे, उसके हवाले से उनको ये सबसे बड़ी बात थी। और न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्लांट वो कहीं से बाहर से खरीद भी नहीं सकता, जो एटम बम बनाने के लिए वो बाहर से भी नहीं ले सकता। ये सबसे बड़ी इन्होंने लगाई है। सो ईरान के ऊपर ये सबसे बड़ी पाबंदी है, और इनको भी, ईरान को भी थोड़ा सा पीस मिलेगा, इसलिए कि जो इन पे ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, जो इसके ऊपर उन्होंने स्टॉप लगाए थे, आप तेल नहीं बेच सकते, ऑयल नहीं बेच सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, वो भी थोड़ा सा खुलेगा। लेकिन अभी 30 से 60 दिन है, पीस डील हो जाएगी, और जब पीस डील होगी और ये पब्लिश किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंट्री, अभी ओपन हो गया सब कुछ। के पहले बात नहीं था कि अंडर का टेबल हो जाए, बात हुई, खत्म हुई लड़ाई, साइन किया थोड़ा सा, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होंगे, और ये करेंगे, और लोगों को बताएंगे किस किस बात पे बात हुई थी ये दोनों कंट्रियों की, तब पता चलेगी। अभी हम हवाले से, किसी से न्यूज के हवाले से हम बात नहीं कर सकते कि हमें वो न्यूज पे ये देखा है, ये सुना है, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी सर, सुलेमान। इस इजलास में भारत की शिरकत को किस तरीके से आप देखते हैं? भारत अभी इस रेस से बाहर है, जो G7 है, 7 कंट्री हैं, इस रेस बिल्कुल। से बाहर है। G7 इनको विजिट करने के लिए नरेंद्र मोदी को, इन भारत को वहां बुलाया गया है, लेकिन इसको जो आईटी का सेक्शन है, एआई का, यहाँ काम करना पड़ेगा, और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा एआई के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम कॉपी एंड पेस्ट पे रह जाएं, कि बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर का ट्रेड, बाहर का कोई दूसरी कंट्री ले जाए। हमारी यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दौरान 5 सालों में बहुत बड़ा एक फर्क देखा गया है कि जो हमारे आईटी के स्टूडेंट हैं वो बाहर जा रहे हैं। हमारे कॉलेज पे जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं खाली हो गई हैं। हम बात करें पंजाब की, बात करें दिल्ली की, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, सभी जगह पे जो यूनिवर्सिटियां हमारी खाली हो रही हैं। ये सच है, ये कड़वा सच है। क्योंकि क्यों गए हैं हमारे स्टूडेंट बाहर, सबसे बड़ी ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। जहाँ हमारे जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, जहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करनी चाहिए इनको थोड़ा सा। लेकिन जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है जो भारत का, मेरे को लगता है कि वो भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम करने वाला है। भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारा आईटी का सेल स्ट्रांग होगा,
हमारे आईटी के जॉब क्रिएट होंगे। ये हमारा आईटी का काम भारत के लिए नहीं है, भारत के यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है कि हमें ऐसे भी चाहिए कि हमारे बाहर से स्टूडेंट भारत आके पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, हम इनको जॉब कैसे देनी है, हमने इंटरनेशनल के लोगों को ऊपर कैसे टारगेट करना है। जी सुलेमान जी। जी सर, ये क्या जो G7 इजलास से ये आलमी तनाज़ात के हल में कोई अहम किरदार अदा कर सकता है, जो आलमी सतह पे इस वक्त तनाज़ात चल रहे हैं? नहीं, G7 बनाया गया है 7 कंट्री के ऊपर। G7 बात करता है आईटी के ऊपर, G7 बात करता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन के ऊपर, G7 बात करता है कि बढ़ती आबादी के ऊपर, G7 जो हमारा वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर का बात करता है, जो करंट वर्ल्ड के इश्यू हैं उसके बात करता है। डजंट मैटर वो एशिया के हो, जहाँ यूरोप के हो या यूके के या कनाडा के, वो उसके ऊपर बात करता है। सो ट्रेड एक्सचेंज होता है इसके ऊपर, इसके अंदर ये सारे हम बातें होती हैं। और जो पीस डील की बात होती है कि जैसे ये ईरान और अमेरिका की और उनकी लड़ाई चल रही थी, उसके ऊपर बाद में उनको जो अभी रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसके ऊपर भी बात हो सकती है। G7 के ऊपर हो रही है बात कि ये इनको भी, जैसे हमने दूसरी कंट्रियों में पीस डील कराया, यहाँ भी इनका लगता है कि कुछ ना कुछ पीस हो जाएगा। सर, इस इजलास की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा होगा? सबसे बड़ा ये पीस का ही रहा है कि जो रशिया एंड यूक्रेन का सबसे पहला वो रहा, फिर उसके बाद ट्रेड का रहा, उसके बाद ग्लोबल इंफॉर्मेशन का रहा, और ये सबसे बड़ी बात थी। और ये सबसे जो अंदर बात होती है, डील की बात होती है, इनकी बैक एंड पे बात होती है, लेकिन जो तस्वीरों में दिखा वो अच्छा नहीं लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी वहां अकेला फील कर रहा था, लग रहा था एम्बैरेसिंग लग रहा था। नरेंद्र मोदी भी वहां खड़ा हुआ फील कर रहा था। ये सारे चल रहे थे, तस्वीरों में सामने आया, ये वायरल हो रही है वीडियो। जी सुलेमान जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर मैं आपको कहूं कि इस G7 इजलास को आप एक जुमले में या एक वर्ड में बयान करें तो क्या कहेंगे आप इस G7 इजलास को? G7 हम ये बात कर सकते हैं कि G7 का जो तमाशा था, G7 का आई थिंक इज वेस्टिंग टाइम एंड मनी एंड पीपल्स। ये चीजें, सारी चीजें जो चल रही थी ना, ये ऐसी चलती रहेंगी, ये ऐसी जी सर। जी ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ, अगर कोई बात माने तो अभी नरेंद्र मोदी का सिचुएशन भारत को लेके अच्छा नहीं है। स्टूडेंट रोडों पे हैं, बिल्कुल। अमेरिका में भी अभी ट्रकिंग इंडस्ट्री डेड है। यूरोप का भी, मैं यूरोप में बैठा हूँ, यूरोप में भी इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने ये G7 को बंद करके अपनी अपनी कंट्री के ऊपर, अपने अपने अवाम के ऊपर, अपने नेशनल के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आई थिंक दिस इज द G7 पते के जब सबसे पहले जब काम स्टार्ट करना है, आपने क्लीनिंग अभ्यास कराना था। सबसे पहले अपनी कंट्री, अपने लोग, अपने अवाम को सेफ रखिए, यूज रखिए, लोगों को काम दीजिए, रोजगार दीजिए, हेल्दी रखिए, हेल्थ पे काम कीजिए। दैट्स G7। ये सभी कंट्रीज फेलियर कंट्रीज हैं, इकोनॉमी डेड है अभी। जो G7 की गई है, आई थिंक इज वेस्टिंग टाइम एंड मनी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और G7 इजलास के हवाले से बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये हमारे वाशिंगटन DC के ब्यूरो चीफ वरिंदर सिंह साहब थे। हमने G7 जो इजलास जो इस वक्त चल रहा है, जो 15 जून से शुरू हुआ है और 17 जून यानी आज इख्तिताम पजीर को पहुंचेगा, उस G7 इजलास के हवाले से बात की और साथ में भारत का जो वहां पे भारत में जो है हिस्सा लेने की बात चल रही है उस हवाले से भी बात की। मजीद इस G7 इजलास का जो है वो आलमी इस वक्त जो तनाजात चल रहे हैं उस पर क्या असर हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, क्या बड़े फैसला लेंगे, उस हवाले से ये आज का प्रोग्राम हमने आप तक पहुंचाया। मजीद जो भी इस तरह के प्रोग्राम या खबरें होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा CNC के साथ। थैंक यू सो मच।